Hello. Today I am going to teach you about atomic structure class 9. So आज हम लोग जानने वाले हैं atoms क्या होते हैं. So what is atom structurally? Let's type atom over here. एटम ये क्या होता है? तो एक एटम होता है, उसका मीनिंग होता है फंडामेंटल. जब पहला बात आप देख के एटम को सोचते हो होता है फंडामेंटल. क्यों फंडामेंटल? क्योंकि हम लोग ये ऑलरेडी जानते हैं कि मैटर जितना भी होता है वो सब एटम से ही बना होता है. तो ये बात आपको क्लियर करने के लिए मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ. फिर मैं यहाँ पे सिंपली इस चीज़ का यूज़ करता हूँ, वाइट बोर्ड का. ओके, तो अब मैं इसे फिर से रब करता हूँ. अब मैं आपको स्ट्रक्चरली एक चीज़ समझाना चाहूँगा, यानी कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता होती है, लेकिन तब भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, मान लेते हैं ये कोई मैटर है. ओके, मान लीजिए कोई मैटर है, राइट. हम लोगों ने इसे मैटर माना है, किसी को नहीं माना है, कोई भी शेप हो सकता है. तो इसमें कहा जाता है कि मैटर के अंदर एटम्स होते हैं, राइट. कुछ इस तरह के है ना, राइट. इस तरह के एटम्स होते हैं, है ना. तो इन एटम्स का स्ट्रक्चर क्या है? इन एटम्स का स्ट्रक्चर पोजीशन ये है कि इनके अंदर स्पेसिफिक न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में, राइट. न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में, यस. ओके, तो अब इनके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, है ना. इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं. तो जब ये चीज़, ये पूरा स्ट्रक्चर एक एटम का जब एक साथ असेंबल होता है तो ये एक एटम फॉर्म करता है, ठीक है. अब इस एटम्स के जब ग्रुप्स एक साथ असेंबल होते हैं तो ये एक मैटर बना रहा है, राइट. ये एक मैटर बना रहा है. यानी कि आप हो इंसान, तो आप भी कहीं ना कहीं इन मैटर से ही बने हो, राइट. मैं दूसरे कलर को यूज़ करना प्रेफर करूँगा. ओके, तो आप इन्हीं चीज़ों से बने हो. बहुत ही स्ट्रक्चरल चीज़ है ये, बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड चीज़ है. इसमें कोई दिक्कत नहीं है. आप इन्हीं सब चीज़ों से बने हो, राइट. क्यों? क्योंकि मैटर ही सब चीज़ का स्ट्रक्चरल बेसिस है. ओके, तो ये बहुत ही क्लियर होगा आप लोगों को, क्योंकि अब हम लोग समझ चुके हैं कि ऑल मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ एटम्स. ऑल मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ एटम्स, ठीक है. तो अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, डिफाइनिंग एन एटम. डिफाइनिंग एन एटम. एटम को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? तो एटम को डिफाइन किया जाता है एनी स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट. Fundamental unit which participates in a reaction. यानी कि एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला सबसे छोटा फंडामेंटल पार्टिकल ही एटम कहलाता है. तो हम लोग इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम लोग ये बात तो जान गए कि एन एटम इज़, को मैं क्लियरली यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, इज़ स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ एन एटम पार्टिसिपेटिंग इन केमिकल रिएक्शन. यानी कि केमिकल ए एक है, वो रिएक्ट करता है केमिकल बी के साथ. ओके, तो इस दौरान क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं टू परफॉर्म अ कंपाउंड सी. तो इस दौरान यहाँ पे ये एक है और एक ये है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके इसको फॉर्मेशन दे रहे हैं. तो इसमें इनडायरेक्टली कुछ नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रहा है, राइट. तो इसका इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर आते हैं? एटम्स के अंदर. तो एटम्स इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं इस केमिकल रिएक्शन के लिए. ओके, तो अब ये तो हम लोग समझ गए हैं, बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट है ये, इसमें कोई भी टफ नहीं है,
कुछ भी टफ नहीं है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। एटम को हम लोग ना उनके एलिमेंट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी डिफाइन कर सकते हैं। एलिमेंट प्रॉपर्टीज़ पे भी डिफाइन करते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे, हाउ? तो अब हम लोग डिफाइन करते हैं एटम को। एटम इज़ स्मॉलेस्ट, यानी कि मैं इसे अब टाइप ही कर देता हूँ, मुझे इस पर मैं इसे टाइप ही कर देता हूँ, यानी कि एक बहुत ही सिंपल तरीके से, स्मॉलेस्ट यूनिट which retains the property of an element, which retains elementary properties, elementary properties। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। कैसे? अगर हम देखें तो कि एक एलिमेंट लेते हैं, जैसे कि मैं लेता हूँ कैल्शियम से हमारे बोन्स मजबूत होते हैं, बोन्स। ये एक मेटल है, सॉफ्ट है, उतना भी सॉफ्ट है लेकिन सॉफ्ट है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से हम लोग जान पा रहे हैं एटम्स की वजह से। ये चिल्ला के बोलते हैं कि इनके क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये बहुत ही ऑब्वियसली क्लियर होगा कि क्यों हम लोग जान पाते हैं एक एलिमेंट्स के बारे में स्ट्रक्चरली। ये इसलिए है क्योंकि एक एटम, जो कि पर्टिकुलर एटम जो कि एक एलिमेंट से बिलोंग करता है, वो उसके प्रॉपर्टीज़ को रिटेन करता है, इसलिए हम लोग उसके बारे में इतने क्लियरली से जान पाते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि होता है एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल। अब एक एटॉमिक मॉडल क्या होता है? एटॉमिक मॉडल डिफाइंस प्रॉपर्टीज, शॉर्टकट लिख लीजिए, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एलिमेंट, या फिर एलिमेंट, जो भी है समझ लीजिए आप लोग। तो एटम्स क्या होते हैं? एटॉमिक मॉडल क्या होता है? वो चीज़ जो कि एक एटम, मानते हैं कि एक एटम है, ये न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस है, और यहाँ पे इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो सब हम लोग एटॉमिक मॉडल से डिफाइन करते हैं। इसके यानी कि इस चीज़ के मॉडल को एटॉमिक मॉडल कहते हैं। यानी इसको ऐसे विजुअलाइज किया जाता है ताकि हम ना बहुत ही सिंपली हर कॉन्सेप्ट को कॉन्कर कर सकें। ओके, तो ये आप लोगों को, मुझे उम्मीद है, बहुत क्लियर होगा। ओके, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग पहले एटॉमिक मॉडल की बात करते हैं। फर्स्ट एटॉमिक मॉडल। फर्स्ट एटॉमिक मॉडल हम लोग का आता है डाल्टन सर का। डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल की बात करते हैं। ठीक है, इसके अंदर सर्टेन प्रॉपर्टीज़ आती हैं जो कि डाल्टन सर ने हमें बताई थी। जैसे मैं पहले प्रॉपर्टीज़ की बात करता हूँ डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल के थ्रू। तो जॉन डाल्टन ने एटम्स को सबसे स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल जो कि इनडिस्ट्रक्टिबल ऐसे व्यू किया, यानी कि स्मॉलेस्ट एंड इनडिविजिबल एज वेल एज एंड इनडिविजिबल और इनडिस्ट्रक्टिबल भी उन्होंने कहा इसे, इनडिस्ट्रक्टिबल, विच मीन्स इज साउंड टू रिफ्यूट द फैक्ट दैट कि यानी कि वो डिविजिबल या फिर डिस्ट्रक्टिबल है। तो उन्होंने इस फैक्ट को रिफ्यूट किया यहाँ पर, यानी कि ऐसा नहीं है, वो सबसे स्मॉलेस्ट से फंडामेंटल हैं और उन्हें डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन आज के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि एटम है, न्यूक्लियस है और यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ये डिविजिबल है सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिविजिबल है। आज हम लोग ये बात जानते हैं, लेकिन उस टाइम जब डाल्टन सर के एरा में ये बात अननोन थी, यानी इस बात को नहीं जाना गया था उस टाइम तक। तो ये अब आई होप कि आप लोगों को बहुत क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। ओके,
अब atoms of a given element are identical and possess unique characteristics, यानी कि एक एलिमेंट है यानी कि वो है ए और एक दूसरा एलिमेंट है जो कि है एलिमेंट बी ओके, बी है और ए है, तो ये दोनों में ना साफ डिफरेंस होंगे, कुछ डिफरेंसेस होंगे, और जो कि कोई किसी भी सिमिलैरिटीज़ में कोई सिमिलैरिटीज़ इनमें नहीं होने वाली हैं। तो इनडायरेक्टली उन्होंने क्या कहना चाहा कि ए और बी टोटली डिस्टिंक्ट हैं, इनमें कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी कि इनमें कोई सिमिलैरिटीज़ नहीं है, बी इट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक नंबर, इस सब में से कोई सिमिलैरिटीज़ नहीं है। ही इज आउट टू टेल अस दैट देयर आर नो सिमिलैरिटीज़ बिटवीन एनी टू गिवन एलिमेंट्स, राइट। तो ये बात हमें बहुत क्लियर हो चुकी है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। क्या आप लोगों को ये टर्म पता है? ये टर्म्स होते हैं आइसोटोप्स और आइसोबार्स। ओके, तो अब इन दोनों से आपको क्या पता चलता है कि अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट ए है और एलिमेंट बी है, तो उन दोनों के एटॉमिक मास ये दोनों सेम हो सकते हैं, हमें इन दोनों से पता चलता है। तो हम लोग ने इन दोनों के बीच सिमिलैरिटीज़ ढूंढ ली है इन दोनों के थ्री। तो एक तरह से ये भी गलत है, लेकिन ये थ्योरी एक तरह से गलत है, लेकिन इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। Atoms of different elements have different atomic weights and chemical properties, तो ये हम लोगों ने जान लिया। Atoms of different elements combine in ratios of simple whole numbers to form compounds। तो जैसे ही मैंने आपको बताया था A plus B gives us a compound C, तो इसमें हम लोगों को क्या पता चला कि A जब B से रिएक्ट करता है कुछ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग या फिर रिफ्यूटिंग के थ्रू, तो हमें C कंपाउंड मिलता है। तो इस दौरान क्या होता है कि एक्चुअली क्या होता है कि जब इनके पास कुछ सिंपल होल नंबर रेशियोज़ होते हैं, यानी कि ये और ये दोनों कुछ सिंपल होल नंबर रेशियोज़ बियर करते हैं, जैसे एक्स और वाई, ओके, एक्स और वाई। और जब ये एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं तो ये कुछ नहीं होता है, ये जो चीज़ें और ये दोनों चीज़ें ये दोनों एक दूसरे को रीअरेंज कर लेती हैं और कुछ एक्स वाई या फिर कोई और कन्फिग्रेशन हम लोग को देती हैं। इसमें कोई भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ का डिस्ट्रक्शन या फिर क्रिएशन कुछ अलग नहीं हो रहा है। इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है, बस एक चीज़ को दूसरी चीज़ में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। ओके, तो हम लोग को क्या मिल रहा है कि बस ये रीअरेंजिंग के इन लोग की वजह से हमें सी मिल रहा है। ओके, तो ये बहुत ही क्लियर होगा, मुझे पता है ये। अगर आप चाहो तो अपने डाउट्स को कमेंट्स में सेंड कर सकते हो, मैं उन्हें क्लियर कर सकता हूँ। आप लोग जितने भी कमेंट्स भेजोगे मेरे लिए उतना बेटर रहेगा, मैं आप लोगों के उतने डाउट्स क्लियर कर पाऊँगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। एटम्स के नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। तो हम डेल्टन को रिकन्फिगरेट किया जाए। ओके, तो यानी कि डेल्टन एटॉमिक थ्योरी को फाइनल हम लोग ग्लांस लेते हैं। एटॉमिक थ्योरी मॉडल, तो इसमें हम लोग को क्या पता चला, इन्होंने कहा एटम्स आर फंडामेंटल smallest indivisible एंड इंडिस्ट्रक्टिबल। इन्होंने पहले एटम्स के बारे में ये कुछ कहा, यहाँ पे आम लोग समझ लीजिएगा इंडिस्ट्रक्टिबल। तो अब हम लोग सेकंड चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, जो इन्होंने कहा इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी कह दिया इन्होंने। फिर अब नेक्स्ट चीज़ ये कह रहे थे कि कंपाउंड्स जो फॉर्म होते हैं, नहीं ये चीज़ नहीं था। उसके बाद फिर था हम लोग को ये जानना था कि डिफरेंट एलिमेंट्स possess unique and totally distinct
डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि इन लोगों में कोई सिमिलैरिटीज़ नहीं है। वो आइसोटोप आइसोमर्स से हम लोग ने भले ही प्रूफ किया कि उन लोगों में सिमिलैरिटीज़ बहुत है, लेकिन एक्चुअली उनमें कोई सिमिलैरिटीज़ नहीं है इनके अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट इन्होंने हमें बताया कि जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स वो जो भी हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं उनके रीअरेंजिंग की वजह से फॉर्म होते हैं, रीअरेंजिंग से फॉर्म होते हैं। ओके, रीअरेंजिंग। और एक और चीज़ उन्होंने बोली कि रीअरेंजिंग के साथ साथ ये सिंपल होल नंबर्स में रिएक्ट करते हैं, सिंपल होल नंबर्स में जो कि इंटीग्रल होते हैं। तो चलिए गाइस, ये हम लोग ने यहाँ पे सम अप किया है यहाँ पे जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को। फिर बाद में हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए गए वो जानेंगे, और साथ ही साथ जितने भी हम लोग जितने भी और साइंटिस्ट एटॉमिक मॉडल्स को दिया वो भी हम लोग जानेंगे। तो गाइस, आज आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि मैं ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँ। और जितने भी आपके डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं आपके डाउट को सॉल्व कर सकूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।